हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम प्रोक्रिएट में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले तो आपके पास प्रोक्रिएट है, उसे ओपन कर लीजिए। ये प्रोक्रिएट की गैलरी है। मैं इसमें से नई फाइल ले लेता हूँ जिसे कैनवास कहा जाता है। तो इस डेमो के लिए मैं स्क्रीन साइज ही ले रहा हूँ। ये हमारी स्क्रीन साइज है। पिंच करके आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जोर से पिंच करके छोड़ने के बाद ये फिट टू स्क्रीन हो जाता है, जो काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अब यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे। इसके लिए मैं एक्शंस में जाऊँगा, यहाँ पे कैनवास पे जाऊँगा, यहाँ पे रेफरेंस को क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके इमेजेस में जाऊँगा, इंपोर्ट। ये जो इमेज है ये मुझे फ्री साइट पे मिली थी, मैं इसे यूज़ करूँगा। कुछ अजीब और मज़ेदार इमेज लगी मुझे ये, इसीलिए मैं इसका स्केच करना चाहता हूँ। ये जो रेफरेंस विंडो है इसे आप कैसे भी प्लेस कर सकते हो और इसे आप रिसाइज भी कर सकते हो। अगर आप इसके कॉर्नर को पकड़ के आप इसे ड्रैग करोगे तो ये रिसाइज हो जाएगा। आप इसके अंदर भी जूम कर सकते हो और सेम गेस्चर यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जूम करके आप अगर छोड़ते हो तो ये फिट टू विंडो हो जाएगा। तो ऐसी ये इमेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैनवास जो लिया है, हम लेयर में जाके उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हल्का सा ग्रे शेड देंगे, क्योंकि फुल वाइट पे पेंट करना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कलर की वैल्यूज़ जो होती है वो हमें क्लियरली समझती है। ब्रश में जाके मैं स्केचिंग के जो ब्रश है उसमें से बेसिक कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोक्रिएट पेंसिल जो है इनकी बेसिक वो लूँगा। कलर स्केच के लिए आप कोई कौन सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक फुल ब्लैक कलर लेता हूँ। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वैसे तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप इसका ड्राइंग करने जाओगे तो कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है। इसलिए मैं आपको टोटल प्रोसेस समझाता हूँ। पहले तो हमें इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझना है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसका हेड है और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो इस बैट डक इसे कह सकते हैं, इसकी जो बॉडी है वो मैं स्केच कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इसकी बॉडी है। देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, जिसे पेज को वैसे तो हम डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि अभी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये अलग अलग हो गए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपना जो ड्राइंग है वो किस प्रकार से प्लेस करना है, उसका जो लेआउट है, जो फ्रेम है वो किस प्रकार से लेनी है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँगा। अभी या तो मैं अंडू करके पूरा रीड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे सिलेक्शन टूल में जाके फ्री हैंड से इसे सिलेक्ट करके फिर मूव टूल लेके इसे यहाँ से सेंटर में प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन ये जो लाइंस मैंने अभी निकाली थी ये उसके ऊपर आ रहा है,
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस लाइन को इरेजर से इरेज कर देंगे। इरेजर के लिए मैंने ये ब्रश चुना था, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे मैं कह रहा था, ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिक, एक ओवल है और एक सर्कल है। अब हमें इसका ड्राइंग करना है, तो पहले तो मैं इसे समझूंगा कि ये शेप है क्या। अब आप देख सकते हो कि ये जो शेप है ये सॉफ्ट शेप है, क्योंकि ये रबर से बना है। ये एक रबर डकी है जिसे बैटमैन का गेटअप दिया गया है, तो इसलिए इसके सारे एजेस जो है ये सॉफ्ट है। यहाँ पे कोई भी आपको हार्ड एज नहीं दिखेगा। इसके जो बैट ईयर्स जो है वो भी सींग जैसे है, त्रिकोण है, लेकिन वो सॉफ्ट है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब इसका जो फेस है उसे हम देखते हैं, तो ये हो गई उसकी आई लाइन और ये हो गई उसकी बीक, जो चोंच है बीक, उसकी लाइन कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे बैट सिंबल है, यहाँ पे उसके विंग्स है। तो आप देख सकते हो ये हमारा बेसिक स्केच तो बन गया है। अभी आप ये जो स्टेज है, इस स्टेज के लिए मैं जब स्केच करता हूँ तो मैं काफ़ी लाइट स्ट्रोक्स देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम स्केच करने वाले हैं, उसके बाद पेंट करने वाले हैं, तो ये दिखने नहीं चाहिए। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़े से बोल्ड स्ट्रोक्स ले रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी बेसिक रफ स्केच। इसकी शैडो है ये। अब या तो हम नई लेयर ले सकते हैं। लेयर्स के बारे में मैंने समझाया था। वैसे अगर आप इसे क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पे आप अगर इस N को क्लिक करते हो तो आपको और लेयर्स के जो ऑप्शन होते हैं वो आते हैं। इसमें ओपेसिटी है, ओपेसिटी से आप ये जो अपनी लेयर है इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसकी ओपेसिटी मैं कुछ 30 से नीचे कर देता हूँ। देखिए अब ये हम जब इस पे, अब यहाँ पे ऐसा है कि मैं अगर इसी लेयर पे कुछ स्केच करता हूँ तो इसी ओपेसिटी से आएगा। हालांकि वो चीज़ काफ़ी क्लियर है, लेकिन इस लेयर के ओपेसिटी की वजह से वो हमें ऐसे दिख रही है। तो ये मैंने लेयर को एडजस्ट किया है। अब यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे लेफ्ट साइड में स्लाइड करते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। ये तो डुप्लीकेट है, लॉक है, डुप्लीकेट है, डिलीट है। अगर मैं इसे लॉक करता हूँ तो लॉक करने के बाद आप इस लेयर पे कुछ काम नहीं कर सकते, ये मैसेज दिखा देता है। इसलिए गलती से रॉन्ग लेयर पे अगर आप पेंट करना नहीं चाहते तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस लेयर पे अब इसका एक ड्राइंग करता हूँ। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेज में ड्राइंग करेंगे। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे, जहाँ पे हम काफ़ी हद तक इसकी डिटेल ड्राइंग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे
जो स्ट्रोक्स है वो काफ़ी रफ आएंगे, तो मैं लेफ़्ट साइड में जो ब्रश का साइज का स्लाइडर है उससे ब्रश की साइज कम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कलर से हम अभी स्केच कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, और जो रफ हमारा स्केच है वो नीचे है, तो आप दोनों में डिफरेंस के लिए और एक चीज़ कर सकते हो। ये जो पहली लेयर थी अपनी स्केच लेयर, इसे हम इसे हम ये जो हमारी स्केच लेयर है इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए इस लेयर में जाने के बाद मैं पहले तो इसकी ओपेसिटी बढ़ाऊंगा, उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद अल्फा लॉक जो है उसे एक्टिवेट करूंगा। इससे क्या होगा, जो पिक्सेल्स अनपेंटेड है, जिन पिक्सेल्स पर कोई भी स्ट्रोक नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब लॉक हो जाएंगे, जिसे ट्रांसपेरेंसी लॉक कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि मैं एक न्यूट्रल कलर लूँगा, जैसे कि ये ब्लू है, और इसे इस लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है फिल लेयर, इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ये पेंट हो गया। देखिए ये टेक्निक ऐसी है कि एनिमेशन में जब हम की फ्रेम्स बनाते हैं तो जब हैंड ड्रॉन एनिमेशन होता है वहाँ पे अलग प्रकार की पेंसिल्स यूज़ करके ऐसा किया जाता है। तो देखिए अब ये हमारा जो ग्रे कलर है, जो उसकी ऊपर की जो लेयर है, उस लेयर को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी हम फिर से कम कर देते हैं और इसे लॉक कर देते हैं। ये जो लेयर है इसे भी मैं रीनेम कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें बस उसकी एक ड्राइंग करनी है। हम यहाँ पे कोई भी ज़्यादा डिटेल्स ऐड तो नहीं करेंगे। ये इसकी टेल हो गई। ड्राइंग करते वक्त दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ये जो नेगेटिव स्पेस है, ये शेप है और ये शेप है, ये दोनों में जो नेगेटिव स्पेस है वो नेगेटिव स्पेस हमें रेफरेंस में देखनी है कितनी है। इससे हमें ड्राइंग करते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये इसका सब्जेक्ट मैंने इसीलिए चूज़ किया, एक तो पहली बात मुझे ये काफ़ी फ़नी लगा और बैटमैन मेरा फेवरेट है, तो वो एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि सिंपल सब्जेक्ट है, हम ये रोज़मर्रा की चीज़ है कि कोई टॉय है या फिर कोई चीज़ है घर में पड़ी हुई, इन्हें हमें स्केच करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो स्किल है ड्राइंग का, स्केचिंग का, वो इम्प्रूव होता है। हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ड्रॉ अच्छी तरीके से जब करेंगे तब हम अच्छे पेंटर बन सकते हैं।
अब देखिए, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इसकी ये जो ईयर्स है, जो कान है इस डक बैटमैन के वो कुछ इस प्रकार से है, और इसकी चोंच जो है इसमें हम दो अप्रोच से काम कर सकते हैं। या तो जो बाहरी शेप है, काउंटर ड्राइंग जो है, वो पहले करके उसके बाद हम अंदर की डिटेल्स करेंगे। देखिए, जैसे मैं कह रहा था, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। जब आप इसे इन चीज़ों को ड्रॉ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ ड्रॉ करने का फ़ायदा जो है वो ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन शार्प होती रहती है। हम चीज़ों को अच्छी तरीके से एक आर्टिस्ट की नज़र से देखते हैं और फिर उसे ड्रॉ करने के लिए उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, उसका पर्सपेक्टिव समझते हैं। और फिर उसे ड्रॉ करना आसान हो जाता है। अब देखिए, इसकी चोंच जो है ये शेडिंग में, कलर में और क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। चोंच जो है, बीक, मतलब ये इतना सिंपल ऑब्जेक्ट होते हुए भी कुछ चीज़ें इसकी आंखें हैं। देखिए, अब हमारा बैट डक जो है वो काफ़ी क्लियर हो गया है। इसका बैटमैन का सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ। ये काफ़ी पुराना सिंबल है। ये अगर आप बैटमैन के फैन हो तो आपको ऑब्जर्व होगा कि बैटमैन के बहुत सारे सिंबल्स हैं। हर क्रिएटर, हर फिल्म मेकर या फिर कॉमिक आर्टिस्ट बैटमैन को रिक्रिएट करता है तो उसका अलग सिंबल बनाता है। पुराने कॉमिक्स के अलग सिंबल थे, जो जितनी मूवीज़ बनी है सबके अलग सिंबल्स थे। ये बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज है, उसका सिंबल है। ओके, तो देखिए, अब हमारा बैट डक जो है वो स्केच हो गया है। अब कुछ हमें क्लैरिटी आ गई है कि ये कैसे दिखने वाला है। अब आप अगर लेयर्स में जाके पहली जो लेयर थी स्केच लेयर, इस टिक को अगर अनचेक करेंगे तो देखिए, हमारी पहली जो लेयर है वो यहाँ पे इनविजिबल हो गई है और हमें हमारा स्केच क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारा स्केच ठीक हो गया है। हमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसकी ये जो गर्दन है, यहाँ से ये शेप ऐसे मोल्ड होगा, तो ये डिटेल्स हम कर लेते हैं।
इसका उपयोग हमें पेंट करते वक्त होगा, जो डिटेल्स मैं अभी कर रहा हूँ। देखिए, अब देखिए ये हमारा स्केच रेडी है। इसकी शैडो ऐसी आएगी। अब हम इसका कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक है, तो ब्लैक पे कोई भी चीज़ जो होती है वो उसका कलर या फिर शेड एंड लाइट, वो उसका लाइट सोर्स और वो किस मटेरियल से बनी है उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि ये एक सॉफ्ट रबर डक है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इतना नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है जितनी इतना नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है जितनी कोई स्टील या फिर प्लास्टिक या फिर कोई मेटल की ऑब्जेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो। इसकी चोंच जो है उसे इन्होंने ग्लॉसी किया है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट हार्ड लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन ये डक जो है ये सॉफ्ट रबर है, इसलिए वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये शेड एंड लाइट दिखा रहा है। तो उस प्रकार से हम इसे पेंट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर लेता हूँ, जैसे ये शेप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा और बढ़ा के, जैसे मैंने समझाया था कि नेगेटिव शेप जो है वो मुझे अजीब लगा, थोड़ा बड़ा लगा, इसीलिए मैं इसे पेंट करके क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब हम इसे पेंट कई तरीके से कर सकते हैं। कई ब्रश है हमारे पास प्रोक्रिएट में, जैसे ड्राइंग के ब्रश है, इसमें भी कई बढ़िया ब्रश है। पेंटिंग के ब्रश है जो इनका भी अच्छा इफेक्ट हम ला सकते हैं। पेंटिंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं खुद ऐसे प्रेफर करता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए मैं ये जो ईगल हॉक ब्रश है या फिर ये ओबेरॉन ब्रश है, कुछ इस तरीके के ब्रश मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि ये ब्रश टेक्सचर के साथ साथ शार्पनेस भी देते हैं। पेंटिंग के जो ब्रश होते हैं वो टेक्सचर देते हैं, कलर का फील लाते हैं, लेकिन वो शार्पनेस उनकी इतनी नहीं होती। इसीलिए मैं ड्राइंग के जो ब्रश है वो यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये जो 3-4 ब्रश है ये मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो हम ईगल हॉक ब्रश से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप 2 अप्रोच कर सकते हो, या तो इसी लेयर पे आप सीधा सीधा ड्राइंग करके कर सकते हो, और डिजिटल पेंटिंग का ये फ़ायदा होता है, लेयर्स आप अंडरनीथ लेयर को देख सकते हो क्लियरली, या फिर नई लेयर बना के उस पर भी कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने नई लेयर ली, मैंने इस लेयर को क्लिक किया और इस लेयर को क्लिक किया और इसके नीचे ले गया। अब जब मैं पेंट करूँगा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, मैं इस पेंट लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। तो हमारी ड्राइंग की जो लेयर है ऊपर है, पेंट की लेयर नीचे है, तो ये मुझे मेरा ड्राइंग दिखता रहेगा और ये डिस्टर्ब भी नहीं होगी, इस पे पेंट नहीं होगा। इसके कारण मैं ये अप्रोच लेता हूँ। देखिए,
या फिर आप दूसरा जो अप्रोच मैं बता रहा था, इसे डुप्लीकेट करके हम इसे हाइड कर देते हैं ड्राइंग लेयर को, और ये जो फर्स्ट ड्राइंग लेयर है इसे हाइड करके जो अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम इसे फिर से ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ड्राइंग और पेंट ऐसा रीनेम करके हम इस पे काम करते हैं। अब कलर के बारे में ऐसा है कि आप या तो कलर गेस कर सकते हो जो कलर यूज़ किया है, या फिर इस जो हमारी रेफरेंस की जो विंडो है इस पे अगर आपने प्रेस किया तो आपको भी यहाँ से कलर आप पिक कर सकते हो। लेकिन इसके कलर्स इतने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसलिए मैं ब्लू के इसमें जाऊँगा, ह्यू में, और यहाँ से उसके ग्रेज निकालूँगा। तो पहले हम एक बेस दे देते हैं। अब यहाँ पे आप अगर रफ स्केच कर रहे हो तो आप अपनी एप्पल पेंसिल को प्रेस करके शेड एंड लाइट डिफाइन करके आप काम कर सकते हो, या फिर आप पूरा पेंट कर सकते हो। जैसे हम पेंसिल पे काम करते हैं, जैसे पेंसिल को हम प्रेस करते हैं जहाँ पे हमें डार्क चाहिए, और जहाँ पे हमें लाइट चाहिए वहाँ पे हम उसे कम प्रेस करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मुझे ये जो ब्रश मैंने लिया है ईगल हॉक, ये मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी वाटरी इफेक्ट दे रहा है। मुझे यहाँ पे सॉलिड कुछ ये चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वैसा है। वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली आपके ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो ग्रे है मैं यहीं से ही पिक कर रहा हूँ। तो मैंने अगर ग्रे पिक किया है तो मैं कितना भी प्रेस करूँगा तो ये डार्क नहीं होगा। ये आपकी चॉइस है, आप कितने ब्रश यूज करोगे। एक्चुअल जब हम ट्रेडिशनल पेंटिंग करते हैं तब हम ब्रश की साइज जो होती है वही चेंज करते हैं, लेकिन ब्रश जो है वो मोस्टली दो ही प्रकार के होते हैं, या तो राउंड या फिर फ्लैट। तो जब हम डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं तो वही अप्रोच रखना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही होता है, क्योंकि फिर वो एज क्लोज एज पॉसिबल ट्रेडिशनल पेंटिंग के नज़दीक जाता है। ऑब्जेक्ट ब्लैक भी है तो भी उसमें भी लाइट जो है वो अपनी कमाल दिखाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे ग्रे के बहुत सारे शेड्स देखने को मिल रहे हैं। और जब आप
ऐसा कोई सब्जेक्ट पेंट करते हो तो आपको समझ में आता है कि हर चीज़ मायने रखती है। जो ब्रश का साइज कम ज़्यादा करके आप डेलिकेट जो एरियाज है, जो वहाँ जहाँ पे बारीकी की ज़रूरत है, वो आप पेंट कर सकते हो। अब जैसे ही साइज कम हो गई, ये ब्रश इतना वाटरी और ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, काफ़ी ओपेक हो गया है, सॉलिड हो गया है। यही प्रोक्रिएट की कुछ अच्छी बातें हैं। आप जूम भी करना, ये भी एक टेक्निक है। मतलब जूम करना ये टेक्निक नहीं है, जूम कैसे करना है ये टेक्निक है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल पेंटिंग करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कई बार आर्टिस्ट जो है वो दूर जाके अपने पेंटिंग से थोड़ा डिस्टेंस बना के पेंटिंग को देखते हैं, क्योंकि उससे होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती है जो हम दूर से क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि अभी डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं तो दूर जाने की वजह हम इसे जूम आउट कर सकते हैं। अंडू का यूज़ भी मैं कम से कम करता हूँ, क्योंकि मैं अंडू करने से ज़्यादा उस चीज़ को उसके ऊपर ही पेंट करना ज़्यादा इजी मेथड समझता हूँ। क्योंकि फिर एक तो ये ट्रेडिशनल स्टाइल हो गई, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल कैनवास पे या फिर पेपर पे पेंटिंग कर रहे हैं तब तो अंडू का कोई सवाल ही नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, हम उस पे पेंट करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं सूखने के बाद या फिर तुरंत। तो ज़्यादा अंडू करने से या फिर ज़्यादा अंडू रीडू खेलते बैठने से होता क्या है कि आपका जो फ्लो है पेंटिंग का, जो आप जिस फ्लो में आप काम कर रहे हो वो फ्लो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क ले रहा हूँ। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने प्रेशर कम दिया पेंसिल पे तो मुझे ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। अब यहाँ पे जो बीक के आजू बाजू वाला ब्लैक है वो यहाँ पे शैडो है, तो ये ज़्यादा डार्क है। ये जो डार्क एरिया है ये हमारा सबसे जो ज़्यादा शैडो में एरिया है वो मैं पेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड कर दी है तो समझने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगर वो लाइट सोर्स हमारा लेफ्ट से आ रहा है तब भी रिफ्लेक्टेड लाइट दिखेगा जो
विंग, जो उसका विंग है, जो पंख है, पंख के अंदर नीचे से जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। बीक जो है ये इसका सबसे फ्रेश और जिसे येलो, इंडियन येलो कहा जाता है, हल्दी का जो कलर होता है या फिर मैंगो का, वो कलर में है। तो उसे उस टाइप से हमें पेंट करना है। उस पे ये थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला है, इसलिए यहाँ पे लाइट भी थोड़ा सा शार्प है। जैसे हम कोई फॉर्म अगर डिटेल में पेंट करते हो तो प्रोक्रिएट में हम लोग उसे कैनवास को 2 उंगलियों से ट्विस्ट करके हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। ये बैट सिंबल मैं पेंट कर रहा हूँ। पहले मैंने बेसिक जो हमारा येलो कलर है, इन दोनों येलो में फ़र्क है, उस पे जो शेड एंड लाइट दिख रहा है वो पेंट किया, और उसके बाद बीच में जो बैट सिंबल है वो पेंट किया। उस पे भी हल्का सा शेड एंड लाइट दिखाना ज़रूरी है। इसकी डक की शैडो भी मैंने पेंट कर दी है, इसकी आंखें। आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट काफ़ी सिंपल था, लेकिन शेड एंड लाइट और बाकी की सब चीज़ें दिखाते हुए सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब मैं बस शेड एंड लाइट की कुछ डिटेल्स कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वाइट और ग्रेश, उसका यूज़ करते हुए मैं इरेजिंग टेक्निक से हमारे एजेस जो है वो शार्प कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। बीक के डिटेल्स मैं कर रहा हूँ, विंग के डिटेल्स कर रहा हूँ। पेंटिंग होने के बाद जो चीज़ें हमें दिखती है, जो जिनमें कमी होती है, वो हम कर सकते हैं। अब हम प्रोक्रिएट में जो वीडियो एक्सपोर्ट होता है वो देखेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मेरी जो प्रोसेस थी पूरी पेंटिंग की वो कैसी थी। यहाँ पे मैंने स्केच किया, उसके बाद मैंने नई लेयर ली, पिछले लेयर को मैंने ब्लू कलर से पेंट कर दिया और मैंने यहाँ पे स्केच किया। स्केच में हमारा डिटेल डक पूरा स्केच या फिर ड्राइंग इसे कह सकते हो, हो गया था। इसके बाद मैंने पेंटिंग चालू की। पेंटिंग की प्रोसेस आप इधर देख सकते हो। शेड एंड लाइट, डार्क टू लाइट कैसे काम हुआ है। ग्रे के बहुत सारे शेड्स मैंने यूज़ किए हैं। बीक के लिए मैंने जो येलो की कलर यूज़ किया है वो इसमें दिख रहा है। उस पर मैंने शेड एंड लाइट कैसी की वो दिख रहा है। बैट सिंबल जब मैंने पेंट किया तो उसके डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो डक की शैडो भी मैंने पेंट की वो भी दिख रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा पेंटिंग पसंद आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।